गाइस एमसीएक्स के Q1 FY27 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। मतलब अगर मैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो अराउंड 88% से इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ की है ऑन अ वाई बेसिस। और अगर मैं पैट ग्रोथ की बात करूं तो अराउंड 100% प्लस की ग्रोथ रेट दिखाई है। अगर देखा जाए ना तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि इन नंबर्स के पीछे एक हिडन रिस्क भी है। तो गाइस आज की वीडियो में हम एमसीएक्स के रिजल्ट्स को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले ना ये समझते हैं कि लास्ट 2 ईयर से एमसीएक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। गाइस एक बात सोचो, एमसीएक्स जो है ना दैट इज़ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये करता क्या है बेसिकली, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कमोडिटीज़ के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इजीली कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि लास्ट 2 ईयर से मार्केट्स के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी चल रही है क्योंकि वर्ल्ड ओवर के अंदर बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं Q4 FY26 के अंदर, अब गाइस इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक चीज़ तो पता ही है कि अभी Q4 FY26 के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो गई थी क्योंकि ईरान, यूएस और इसराइल इनके बीच में वॉर हो गया था और इस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो क्लोज कर दिया गया था। अब आप एक बात समझो गाइस, जैसे ही कभी कोई वॉर होता है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सप्लाई डिसरप्शंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं और कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी शूट अप कर जाते हैं। अब चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर और अलग अलग कमोडिटीज़ हों। और इसकी वजह से होता क्या है ना, बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो इन पर्टिकुलर मेटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैब इंडिया। अब पॉलीकैब जो है ना बेसिकली वो केबल्स एंड वायर बिजनेस के अंदर है और इनके जो मेजर रॉ मटेरियल जो है दैट इज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब हुआ क्या, आपको एक चीज़ तो पता ही है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर के अंदर इन कमोडिटीज़ की डिमांड वैसे ही बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि जितने भी सनराइज सेक्टर्स हैं आज की डेट में, चाहे वो डेटा सेंटर्स हों, एआई हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, इन सारी चीज़ों के अंदर ना कॉपर और एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जैसे ये वॉर ब्रेकआउट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके प्राइसेस और मैसिवली बढ़ने लग गए थे। पॉलीकैब जो है ना उनका बेसिकली ये मेजर रॉ मटेरियल है और अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगी और इनकी एक लिमिटेशन रहती है कि अपने प्राइसेस को किस लेवल पर ये आगे जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द कस्टमर्स। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये मार्केट के अंदर आकर ना अपनी पोजीशन को हेज कर लेते हैं। अब हेज करने का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये लोग एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे लाइक फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स के अंदर क्या रहता है, बेसिकली अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन्हें अगले 3 महीने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉपर को इनको बाय करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, आज ही उस प्राइस को फिक्स कर लेंगे क्योंकि क्या पता आगे जाके कॉपर के प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इनकी कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगी और जो कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, पॉलीकैब जो है ना वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आएगा और वहाँ पे आके कॉपर के लिए कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा। अब उसके अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि इस प्राइस के ऊपर वो अगले 3 महीने बाद इसकी डिलीवरी ले सकता है और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो पॉलीकैब करेगा उसके ऊपर इनको कमीशंस मिलती है। तो कंपनी जो है ना वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को करवाकर, इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाकर अपनी कमीशंस को अर्न करती है। ये बेसिकली एमसीएक्स का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब लॉजिकली एक बात सोचो, ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जिनके ये मेजर रॉ मटेरियल रहते हैं और इन सारी कंपनीज को ना एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी पोजीशन को हेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ज्वेलरी कंपनीज। अब आपको एक बात तो पता ही है कि जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज हैं उन्हें गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी और अगर गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर गए, जो कि आपको पता ही है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रही हैं, तो इनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये भी मार्केट के अंदर आएंगे, ये भी एमसीएक्स के ऊपर आकर अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। तो इससे होगा क्या, हेजर्स जो है ना जितने ही मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। जितने हेजर्स इंक्रीज़ करेंगे उतना कंपनी को कमीशन ज़्यादा मिलेंगी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट आता है जो कि उन लोगों का होता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब इस रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना उन्हें कमोडिटीज़ की तो कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आकर इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं और उसके हिसाब से ये लोग मार्केट के अंदर पोजीशंस लेते हैं और उस पोजीशन के बेसिस पे ये लोग प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही वाली बात है, जितनी पोजीशंस ये आके एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे लेंगे उतने ज़्यादा एमसीएक्स जो है ना वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा और जितने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा उतनी इन्हें कमीशंस मिलेंगी। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि एमसीएक्स जो है ना उसके 2 मेजर सेगमेंट्स हैं।
एक है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। ज़्यादातर हेजर्स जो है ना वो फ्यूचर्स को यूज़ करते हैं और जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं या जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि ऑप्शन मार्केट जो है ना वो एमसीएक्स का सबसे बड़ा सेगमेंट है एंड इट कंट्रीब्यूट्स 94% टू इट्स कंपनीज रेवेन्यूज़ और बाकी का 6% जो है वो आता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो आपको इतना तो समझ आ जाना चाहिए गाइस कि एमसीएक्स के लिए ना ऑप्शन मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मार्केट जो इसके अंदर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और ये लोग वो हैं जो मार्केट के अंदर सिर्फ प्राइस वोलेटिलिटी का फायदा उठाने आते हैं और इनको कमोडिटी से कोई खास मतलब नहीं होता। चलो गाइस अब एमसीएक्स के Q1 FY27 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। देखो सबसे पहले इस नंबर पे फोकस करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ना कंपनी का वो 702 करोड़ का है और उसने 88% की ग्रोथ दिखाई है YOY। मतलब Q1 FY26 के अंदर 373 करोड़ था और अभी इंक्रीज करके कितना हो गया है 702 करोड़। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो तो काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो की है। और साथ में देखो दो टर्म्स और दिख रही हैं, एक है फ्यूचर्स एडीटी और एक है ऑप्शंस एडीटी। अब एडीटी क्या होता है? एडीटी का मतलब होता है एवरेज डेली टर्नओवर। अब एवरेज डेली टर्नओवर क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो लिए गए। मतलब ये कि ऑन एन एवरेज जितने भी इस सेगमेंट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनकी नोशनल वैल्यू क्या थी। अगर फ्यूचर्स का एडीटी बोल रहे हैं तो मतलब फ्यूचर सेगमेंट के अंदर कितना उनकी डेली वॉल्यूम्स रही हैं, और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस के अंदर कितनी रही हैं। अगर आप इनके नंबर्स को ध्यान से देखोगे ना तो नंबर्स क्या आ रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर 59,000 करोड़ के अंदर। मतलब इतनी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो फ्यूचर्स के अंदर लिए गए और ऑप्शंस के अंदर इट वाज अ स्टैगरिंग 989,000 करोड़। तो इससे आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि इनका जो बल्क रेवेन्यू जो है वो ऑप्शंस के थ्रू आ रहा है और इन दोनों के अंदर ग्रोथ जो है ना वो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर्स के अंदर 47% की ग्रोथ रेट है और ऑप्शंस के अंदर 266% की YOY ग्रोथ रेट आई है। और इसके साथ इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है ना वो भी 100% से ज़्यादा इंक्रीज किया है, विच इज़ अगेन फिनोमिनल। लेकिन अब ना हमें इसके नंबर्स को और डिटेल में एक बार अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब गाइस एक चीज़ देखो, एक बार इनके ना कंसोलिडेटेड टर्नओवर की तरफ बात करते हैं। देखो इसके अंदर ना 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला हो गया बुलियन। बुलियन में क्या आ जाता है? गोल्ड और सिल्वर। अगर आप ध्यान से देखो ना तो Q1 FY27 के अंदर ये नंबर अराउंड 7 लाख करोड़ के अराउंड आ रहा है और इनकी जो टोटल जो टर्नओवर जो है वो 10,49,000 करोड़ है। इसका मतलब बुलियन जो है वो अराउंड 70% मार्केट को कंट्रीब्यूट करता है इनकी ओवरऑल टर्नओवर की। उसके बाद नंबर आता है एनर्जी का जो अराउंड 3 लाख करोड़ के अराउंड इसकी वैल्यू रहती है। फिर बेस मेटल्स के अंदर क्या आ जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा जिंक, आ जाएगा एल्यूमिनियम, आ जाएगा कॉपर, आ जाएगा। ये सारे के सारे मेटल्स जो है ना इनको बेस मेटल्स बोला जाता है। उसके बाद आता है एग्री और इंडेक्स। ये दोनों जो है ना ये काफ़ी छोटे सेगमेंट हैं तो अभी के लिए इनको चाहे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब मेजर जो इनकी ग्रोथ आती है ना वो बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स के थ्रू ही आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके जो YOY नंबर्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर हमें इन नंबर्स को और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को भी देखना पड़ेगा। गाइस एक बात सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि Q4 FY26 के अंदर ना वॉर ब्रेकआउट हो गया था मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे ही वॉर हुआ उसकी वजह से पूरी मार्केट्स के अंदर काफ़ी टर्मोइल आ गया था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से ओवरऑल सप्लाई डिसरप्शन हो गया, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी कमोडिटीज़ थी क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई में आ गई थी उनके जो प्राइजेस थे वो काफ़ी इंक्रीज करने लग गए थे। अब ऐसे टाइम पे ना स्पेकुलेशन एक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी वो एक्टिविटी बढ़ गई उसकी वजह से कंपनी जो है ना उसने Q4 FY26 के अंदर बहुत ही मैसिव ग्रोथ दिखाई थी। मतलब उनका जो YOY ग्रोथ जो थी रेवेन्यू के अंदर दैट वाज 205% और इनकी जो पैट ग्रोथ थी ना वो भी बहुत ही मैसिव लेवल पर इंक्रीज करी थी। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ही वन टाइम इवेंट था ये, क्योंकि उस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रही थी। कंपनी की मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज भी किया कि गोइंग फॉरवर्ड ये वाली ग्रोथ रेट जो है ना ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि Q4 के अंदर जो 205% की ग्रोथ रेट आई है वो एक वन टाइम इवेंट था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो अपने पीक पे थी और गोइंग फॉरवर्ड ये जो अनसर्टेनिटी है उस तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि एक महीना तो ये लोग काफ़ी वॉर के अंदर रहे और उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी इनकी पीस टॉक्स और इनकी सीज फायर की टॉक्स। जैसे ही सीज फायर होने लगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी हेजर्स और स्पेकुलेटर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मार्केट जो है ना वापस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। जैसे ये चीज़ होने लगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने अपनी जो मार्केट के अंदर जो पोजीशंस लेते थे उन्होंने वो पोजीशंस लेनी काफ़ी कम कर दी, क्योंकि उनको ये रियलाइज़
रियलाइज़ होने लगा कि अब धीरे-धीरे कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज़ होने लगेंगे एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इस वजह से Q1 FY27 के अंदर अगर मैं इनके रिजल्ट्स को YoY बेसिस पर देखता हूँ तो वो 88% की ग्रोथ है, लेकिन अगर मैं इसको Q on Q देखूँ तो इसके अंदर 20% का डाउनग्रेड दिख रहा है। एक बार चलो इनके नंबर्स को और डिटेल में देखते हैं। गाइस देखो, अगर मैं इनके नंबर्स को यहाँ पर देखूँ, एवरेज डेली टर्नओवर के अंदर ना अगर मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो ओवरऑल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी 59,674 करोड़ की है, लेकिन अगर मैं बुलियन की अगर Q on Q देखूँ, Q on Q आ रहा है -45%। इसका मतलब ये कि Q4 FY26 के अंदर देखो ये नंबर कितना दिख रहा है, 69,000 करोड़ के अंदर अराउंड दिख रहा है, और जो Q1 FY27 के अंदर ये नंबर हो गया 38,350। इसका मतलब 45% डी ग्रोथ। अगर मैं ओवरऑल नंबर्स की बात करूं तो -34% से इनका जो ओवरऑल फ्यूचर्स का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये कि इनका जो एवरेज डेली टर्नओवर है ना वो -34% रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट क्वार्टर। और ये काफ़ी लॉजिकल भी है क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर था ना वो लास्ट क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं ली गई जिसकी वजह से इनके ओवरऑल जो डेली टर्नओवर्स थे वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गए। अब बात करते हैं एक बार ऑप्शंस की, एक बार डेली टर्नओवर की। अब गाइस Q1 FY27 के अंदर जो टोटल जो एवरेज टर्नओवर जो रहा वो 989,000 करोड़ का रहा। इसका मतलब ये कि अगर Q on Q के लेवल पे देखें तो इसके अंदर 72% इंक्रीज आया है और प्रीमियम के अंदर जो वैल्यू जो है ना वो -15% हो गई है। इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब गाइस इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे Q4 FY26 के अंदर क्या हो रहा था ना, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो हो क्या रहा था, कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज कर रहे थे, और अगर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो जो फ्यूचर्स के अंदर जितने भी लोग हेज करने जाएंगे उनके जो नोशनल अमाउंट होंगे वो थोड़े बड़े हुए दिखेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नोशनल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ रही थी। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो उसके अंदर क्या रहता है कि नोशनल वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है लेकिन साथ में प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शंस के अंदर ना जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जितना प्रीमियम ज़्यादा होगा उसके बेसिस पर मार्केट के अंदर ना MCX जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर इनसे परसेंटेज चार्ज करता है फॉर इट्स इनकम। अब Q1 FY27 के अंदर क्या रहा ना, ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है और उन्होंने जितने नोशनल अमाउंट के अंदर उन्होंने ट्रेड किया वो तो इंक्रीज कर गया 72% से, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसके प्रीमियम की तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर गया। प्रीमियम गिरने का मतलब क्या था, क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नहीं थी तो उतना प्रीमियम था ही नहीं, और अगर प्रीमियम कम रहेगा तो उसी के परसेंटेज पे तो ये कंपनी जो है वो अर्न करती है, तो ये -15% हो गया। गाइस देखो कहने का मतलब यही है, यूजुअली तो हम YoY नंबर्स पे ही फोकस करते हैं और वो नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके अंदर ही बहुत ही सुपर नॉर्मल ग्रोथ आई थी, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ना वो इस पर्टिकुलर ग्रोथ को एज अ सेक्युलर ग्रोथ मान के चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हुए एट दिस पॉइंट इन टाइम कि MCX के अंदर ना इन्होंने थोड़ी सी डी ग्रोथ दिखाई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में यही बात बोली है कि जो 205% की ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल नहीं है, और गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी ग्रोथ रेट आएगी वो अराउंड 50 to 80% के बीच में ही रहेगी। अब देखा जाए तो ये अपने आप में नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट थोड़ी सी इसको डिसअपॉइंटेड वे में देख रही है, क्योंकि मार्केट को एक तरह से ये आदत हो गई थी कि जो कंपनी है ना इसी रेट पर आगे भी ग्रो करती रहेगी, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। गाइस साथ में ना आपको एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि MCX जो है ना वो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गाइस एक बात समझो, इंडिया के अंदर कमोडिटी मार्केट जो है ना वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी लास्ट 2 ईयर्स पहले, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर जैसे कमोडिटी के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, उस वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स और हेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर ना पार्टिसिपेट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, जिसका सारा बेनिफिट किसको मिला, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म था जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल था जिसके थ्रू आप कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर जितने भी और एक्सचेंजेस हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कमोडिटी मार्केट्स इंडिया के अंदर आगे ह्यूज हो सकता है, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने कमोडिटी प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर दिया है। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे MCX जो है ना उसका लाइन्स शेयर है, मतलब उसका जो मोस्ट डोमिनेंट शेयर जो है ना वो बेसिकली MCX का ही है, लेकिन ये कंपनीज भी हैं गोइंग फॉरवर्ड ये सारी अगर सर्विसेज ऑफर करने लग जाएंगी तो थोड़ा क्राउड जो है या थोड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर आगे डाइवर्ट तो होंगे ही होंगे। अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या कंपनी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर इसने अपने मार्केट शेयर को लूज करना स्टार्ट कर दिया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक जो है ना वो काफ़ी डाउन भी जा सकता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी सबड्यू होने लग जाएगी। लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर तो यही रहा ना कि जितनी भी कमोडिटी
कमोडिटीज़ के अंदर ग्रोथ आई, वो सारी की सारी इसी कंपनी को मिल गई, जिस वजह से इस कंपनी ने बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी। तो अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कंपनी अगले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर क्या अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाती है और उसके साथ साथ क्या ये अच्छी ग्रोथ रेट भी दिखा सकती है, क्योंकि अगर ये अच्छी ग्रोथ रेट दिखा गई फिर तो ये सेक्युलर स्टोरी जो है ना ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी ग्रोथ रेट काफ़ी सबड्यूड भी हो सकती है। तो ये एक हिडन रिस्क है जिसको इन्वेस्टर्स जो है ना आज की डेट में काफ़ी हद तक निगेट कर रहे हैं, जिसको हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई गाइस मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कंपनीज के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनीज को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। कौन कौन से मेजर ऑपरेटिंग मेट्रिक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कंपनी की आगे वैल्यूएशन करके देखनी पड़ेगी कि क्या कंपनी के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, और उस तरीके से हमें कॉन कॉल के अंदर क्या देखना है, इन्वेस्टर पीपीटी के अंदर क्या देखना है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करनी आनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, कंपनी में पोटेंशियल तो होगी लेकिन आप कभी भी कॉन्फिडेंटली उसको होल्ड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक डाउट रहेगा कि पता नहीं आगे इसकी पोटेंशियल किस तरीके से रहेगी। लेकिन अगर आपको सही पैरामीटर्स पता होंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट और आप लंबे टाइम तक इस कंपनी को होल्ड कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और गाइज यही चीज़ हम आपको सिखाते हैं अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर। वहाँ पे हमको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क सिखाएंगे और पूरा आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आपको कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए। अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।